ना इस सम्मेलन के जरिए हमारी कोशिश यह है कि अब जब लॉकडाउन 4 आया है, जिसमें बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि क्या व्यवस्था होने जा रही है, कैसे अलग होगा बाकी के लॉकडाउन से, और उनके राज्य में, क्योंकि अब राज्यों को फैसला दे दिया, अधिकार दे दिया गया है फैसला लेने का कि क्या सुविधा देनी है, क्या छूट देनी है, क्या बंदिशें रखनी है, उनके राज्य में क्या होगा। तो देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इंडिया टीवी आपके लिए लेकर आ रहा है, ताकि किसी और से आपको पूछने की जरूरत ही नहीं। आपके राज्य के मुखिया आपको बता देंगे कि आपके यहां क्या होने वाला है। यूपी के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी तक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो चौथी बार सीएम की कुर्सी संभालते ही अब इस चुनौती से जूझ रहे हैं। शिवराज जी, बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। धन्यवाद आपका। सर, पहला सवाल तो यही है कि मध्य प्रदेश की जनता जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रही है जानना चाहेगी कि लॉकडाउन 4 में मध्य प्रदेश में क्या नया बदलाव होगा, क्या नई छूट या बंदिश रहेगी, कैसा प्रारूप होगा इसका? हमारी अभी बैठक ही चल रही थी। मेरा तो चूंकि आपके साथ समय तय था, इसलिए मैं बैठक के बीच से आया हूं। लेकिन जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, लॉकडाउन 4 नए रूप रंग में होगा। कई तरह की छूट हम देने वाले हैं। मैं शाम को विस्तार से इसकी घोषणा करूंगा, लेकिन मुख्य रूप से ग्रीन जोन में सारी आर्थिक गतिविधियां हम लोग प्रारंभ करेंगे। इंडस्ट्रीज हमारी सारी शुरू हो जाएंगी, और उसके अलावा जितने आर्थिक गतिविधियां हैं उस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। हम लोग अभी विचार कर रहे हैं ऑरेंज जोन में, रेड जोन में भी कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन में क्या खोलें क्या ना खोलें। लेकिन जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से मॉल बंद रहेंगे, सिनेमाघर बंद रहेंगे, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक उत्सव के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे, होटल अभी नहीं खुलेंगे। तो जो भारत सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसमें जो चीजें प्रतिबंधित है वो प्रतिबंधित रहेगी। ग्रीन जोन हम पूरा खोलेंगे। बाकी के बारे में भी हमारा विचार विमर्श चल रहा है। क्योंकि मैं इस मामले में जो लोकल जिला है, जिले में हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है, और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में कलेक्टर के साथ साथ सारे हमारे आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, समाज सेवी और बुद्धिजीवी गण हैं। तो उन लोगों ने बैठ के कुछ फैसले किए, उनकी हम समीक्षा कर रहे हैं, और उनके जो विचार हैं उस पर विचार करके हम लोग फैसला भी करने वाले हैं। शिवराज जी, आपने कहा ग्रीन जोन में सारी आर्थिक गतिविधियां आप शुरू कर देंगे, लेकिन एक विडंबना यह है कि मध्य प्रदेश में ज्यादातर जिले ऐसे हैं जहां पर केसेस हैं और ग्रीन जोन बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में राज्य इसको लेकर कैसे आगे बढ़ेगा? और फिर ऑरेंज जोन को भी क्या आप कोशिश करेंगे कि भाई वहां भी गतिविधि जो है वो शुरू की जा सके? देखिए, ऐसा हमारे आधे से ज्यादा जिले ऐसे हैं कि जो अभी अभी पॉजिटिव हुए हैं, इस कारण कि हमारे प्रवासी मजदूर भाई और बहन पहुंचे हैं। वो लोग पूरे जिले में नहीं फैले हैं, उनको हमने इलाज के लिए अलग रखा हुआ है। कई लोग क्वारंटाइन में हैं, इसलिए उन जिलों में कोई बड़ी समस्या नहीं है, व्यापक पैमाने पर संक्रमण फैला नहीं है। और जो बाहर से प्रवासी मजदूर भाई बहन आए हैं उनको अलग थलग रख के उनके इलाज की व्यवस्था करके हमने उसको ठीक से मैनेज किया है। इसलिए आधे मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। कहीं 5, कहीं 10, कहीं 8, कहीं 16, वो भी एक एक जगह ऐसे प्रकरण जो आए उनको वहां रख दिया है, और इसलिए जहां रखा है उसको हम कंटेनमेंट एरिया मानेंगे। बाकी उस शहर के बाहर तो गांव में कहीं कुछ है नहीं, बाकी कस्बों में कहीं कुछ है नहीं, इसलिए उसको तो हम खोलेंगे। ठीक है, यानी उस सीमित इलाके को आप कह रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन बनाकर, और उसके बाहर शायद आप कुछ बफर जोन भी छोड़ देंगे, और उसके बाहर के इलाके में आप कह रहे हैं कि आर्थिक गतिविधि शुरू की जा सकती है, ये व्यवस्था हो सकती है। सर, अभी देश में जितने जी नहीं, इसलिए दूर दूर तक कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन सर अभी देश में जो 3 राज्य जिनमें लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उनमें एक तो नंबर 1 पर महाराष्ट्र है जिसमें केसेस कम ही नहीं हो रहे, दूसरे पर गुजरात है, और फिर दिल्ली और मध्य प्रदेश का नाम आता है। मध्य प्रदेश में केसेस कम क्यों नहीं हो पा रहे हैं सर? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो लगातार
हमारे दो तरह के मामले हैं। एक, हमारे इंदौर और भोपाल जैसे शहर जहां पहले पॉजिटिव केसेस बड़ी संख्या में आते थे, अब निर्धारित इलाकों से ही लगभग कुछ केसेस रोज आते हैं। अभी हमारे केसेस इसलिए बढ़े कि लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर भाई और बहन मध्य प्रदेश आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश में, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों चाहे मध्य प्रदेश के बाहर के हों, मध्य प्रदेश में हम सीमा में घुसते ही, वैसे तो हम अपने मध्य प्रदेश के लोगों को तो ट्रेनों से लाए, आसपास के लोगों को बसों से लेके आए। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में हमारी कोशिश है कि कोई पैदल ना चले, किसी भी प्रदेश का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, कोई बिहार के हों, छत्तीसगढ़ के हों, झारखंड के हों, उड़ीसा के हों, कोई पैदल ना चले। इसलिए हम बसों का इंतजाम करते हैं, उनको लेके जाते हैं, उनके चाय की, नाश्ते की, भोजन की जगह जगह व्यवस्थाएं हैं। वो हमारे अतिथि हैं, मेहमान हैं, उनकी सब तरह की व्यवस्था हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में हमारे भाई बहन बाहर से आए हैं, और उनको रोकना एक तरह से संवेदन शून्यता होगी, संवेदनहीनता होगी, और इसलिए हम लोग उनको आने दे रहे हैं, उनको रख रहे हैं, और उसके कारण पॉजिटिव केस की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। आगे भी कुछ दिन तक बढ़ेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि जितने पॉजिटिव केस आते हैं, रिकवरी रेट अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश में लगभग 50% के आसपास हम पहुंच गए हैं। लोग आते हैं और स्वस्थ होकर वापस जाते भी हैं, और इसलिए सब चीजें ठीक से मैनेज हो रही है। अब कोरोना के कुछ प्रकरण आते रहेंगे, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि कल से कोई प्रकरण पॉजिटिव केस कोरोना का नहीं आएगा, लेकिन व्यवस्थाएं हमारी व्यवस्थित हैं, संपूर्ण हैं, इसलिए आते हैं, इलाज होता है और स्वस्थ होकर जाते हैं। अब हमको कोरोना के साथ रहना सीखना पड़ेगा। आज हम कभी कोई भी तय नहीं कर सकता कि कल कोरोना का कोई पॉजिटिव प्रकरण कहीं नहीं आएगा। कई जगह तो आश्चर्य होता है कि कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं मिली, उसके बाद भी पॉजिटिव हो गया कोई, और इसलिए समस्या है। लेकिन समस्या का पूरी तरह से निदान करने का भी हमने प्रयास किया है। स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल है, और मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हमने जो व्यवस्थाएं की है उससे हम इसको पूरी तरह से नियंत्रित करेंगे। केसेस बढ़ेंगे, आएंगे और ठीक होके जाएंगे भी। सर, आप दो बातें कह रहे हैं, एक तो ये कि व्यवस्था आपने की है, और दूसरा आप ये मान रहे हैं कि केसेस बढ़ेंगे, और ये बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि लॉकडाउन 4 में जब छूट दी जाएगी तो केसेस बढ़ने की संभावना है। आपने अपनी टीम के साथ मिलकर एक आकलन किया होगा कि कितना ये ग्राफ ऊपर जा सकता है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि कितने केसेस मध्य प्रदेश में आप लोग मान के चल रहे हैं कि लॉकडाउन में छूट देने पर बढ़ेंगे, और उसके लिए तैयारी क्या है आपकी? देखिए, हम तो बुरी से बुरी स्थिति के लिए तैयार है, भगवान ना करे वो कभी आए। लेकिन जैसा प्रोजेक्शन किया गया है और जो अंदाज लगाया जा रहा है, मैं किसी को डरा नहीं रहा। आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया टीवी तो बहुत विश्वसनीय चैनल है, मैं मध्य प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। जीना इसके साथ है, सावधानियां पूरी रखना है, नियंत्रण पूरा करना है। लेकिन जो प्रोजेक्शन कई लोग करते हैं कि जब पीक पे आएगा तो क्या होगा, तो मध्य प्रदेश में जो प्रोजेक्शन किया गया कि पीक पे अगर आया तो 60,000 तक केस हो सकते हैं। तो हमारी व्यवस्था आज 35,000 बेड्स की है, जो कोविड डेडिकेटेड बेड्स हैं, जो हम उसको बढ़ा के ले जा रहे हैं 80,000 तक, ताकि हम उसको सफल नहीं होने देंगे जनता के सहयोग से। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो नेतृत्व कर रहे हैं वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। नरेंद्र मोदी जी तो भारत के लिए भगवान का वरदान है, उनका पूरा गाइडेंस और मार्गदर्शन हमको मिल रहा, तो स्थितियां ऐसी बिगड़ेगी नहीं। लेकिन हम बुरी से बुरी स्थिति भी अगर आई तो हमने उतने अस्पतालों की, उतने बिस्तरों की, उतने आपके ऑक्सीमीटर्स की, उतनी दवाइयों की, उतनी टेस्ट की, सैंपल लेने की, ये सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। तेजी से हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं बुरी से बुरी स्थिति में मध्य प्रदेश में 60,000 केसेस हो सकते हैं, और आप तैयारी कर रहे हैं कि 85,000 केस भी आ जाएं तो उसके लिए आपकी व्यवस्था पूर्ण हो। आप कह रहे थे सर, मोदी जी भगवान का वरदान है, लेकिन जिस मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में आप भी जाते हैं सर, वहीं एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आती हैं जो फाइल पटकते ही भी शुरुआत करती हैं, और उनकी नाराजगी का लेवल अलग होता है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि सरकार जो कर रही है वो ठीक नहीं है। राहुल गांधी आकर कहते हैं कि उनको लॉकडाउन और खोलना चाहिए था, पहले खोल देना चाहिए था। पहले ये बताएं, राहुल जी और ममता जी, ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ है?
जिसने 5-5 बैठकें मुख्यमंत्रियों के साथ की हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। मोदी जी ने संघीय ढांचे को गरिमा प्रदान की है, पूरा सम्मान किया है, और उनकी टीम इंडिया में उनकी कैबिनेट नहीं है अकेली, प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों को जोड़ा है। हर मसले पर, हर मुद्दे पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वो चर्चा कर रहे हैं। और ऐसा प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री फोन करे तो तत्काल प्रधानमंत्री उठाए या फिर तुरंत ही थोड़ी देर के बाद कॉल बैक करे और एक एक चीज सुने और उसका समाधान करे। कौन ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है, कोई बताए। लॉकडाउन के बारे में जो लोग बात करते हैं वो घटिया राजनीति ना करें। अब इस मामले में भी राजनीति आप करोगे। 20 मार्च को पहली बार मोदी जी ने, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, मैं तो उसके बाद मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्रियों की बैठक की। फिर उन्होंने 22 को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। ये तैयारी थी कि लॉकडाउन की, और उसके बाद 24 को उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की। फिर लॉकडाउन एक के बाद जब दूसरे की बात आई तो फिर मुख्यमंत्रियों की बैठक की और मुख्यमंत्रियों से सलाह करके फिर आगे बढ़े। फिर तीसरी बैठक की, फिर चौथी बैठक की, पांचवी बैठक की, और अब उनने मामला राज्यों पे भी काफी कुछ छोड़ा है कि राज्य फैसला करें। जो मदद की है पहली गरीब कल्याण पैकेज की 1,70,000 करोड़ की, और अभी जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, जो जिसकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी है, एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का, कौन प्रधानमंत्री ये करता है? और झूठे आरोप लगाए जाए। आप बताइए, अगर केंद्रीय दल आ गया जांच करने के लिए तो हम इसको सहयोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ममता जी, चिढ़ने की क्या बात है? मेरे यहां केंद्रीय टीम आई, मैंने स्वागत किया, इंदौर में आई, उज्जैन में आई, हम भोपाल में भी बुला रहे हैं। दिक्कत क्या है भारत सरकार का सहयोग लेने की? अगर एडवाइजरी भारत सरकार जारी करती है तो तकलीफ क्यों होती है? अगर कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि रोज एडवाइजरी आ रही है, भाई आपको तकलीफ क्या है? एडवाइजरी स्पष्ट है और आपको सहयोग करने के लिए कि कोरोना से बचने के लिए आप कौन कौन से उपाय करें। आपको एडवाइजरी पे आपत्ति है, आपको प्रधानमंत्री राहत कोष पे आपत्ति है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री राहत कोष में भी पैसा दिए लोगों ने और मुख्यमंत्री राहत कोष में भी पैसा दिए लोगों ने। केंद्रीय टीम सहयोग करने आए तो आपको आपत्ति है। रेल, अगर मजदूरों को लेने के लिए केंद्र सरकार कहे कि आप ट्रेन की डिमांड कीजिए तो आप विरोध करते हैं। ये विरोध के लिए विरोध ऐसे संकट काल में उचित नहीं है। ये घटिया मानसिकता है। मैं आरोप लगा रहा हूं, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ऐसी घटिया राजनीति मत कीजिए, स्तरहीन राजनीति मत कीजिए। नाटक करने आप पहुंच जाते हैं। एक जगह बैठ के मजदूर को पास बात कर ली और फिर मजदूरों की बात करते हैं। आखिर किया क्या मजदूरों के लिए? आके देखें राहुल गांधी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सरकार ने कितनी व्यवस्थाएं की है। मैं कहना नहीं चाहता कि दूसरे राज्यों में कांग्रेस शासित क्या होता है, लेकिन ये संकट काल है जब सबको मदद करनी चाहिए, सबको साथ खड़ा होना चाहिए, तब आप घटिया राजनीति कर रहे हैं, आप विरोध की बात कर रहे हैं। पर सर, सारे मुख्यमंत्री यही कह रहे हैं कि हमने मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन सबने किया तो फिर मजदूर सड़क पर क्यों है? देखिए, अब मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जितनी संख्या में ट्रेन चलाने का फैसला किया, एक मानसिकता बन गई मजदूर भाइयों बहनों की। उनकी मानसिकता बन गई कि अब किसी भी कीमत पर घर जाना है, और इस मानसिकता का अंदाज कोई राज्य नहीं लगा पाया। अब राज्यों को यह छूट दी कि अपने अपने प्रदेश के जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको ट्रेन भेजें, उनको बुलवाएं। मध्य प्रदेश में 110 से ज्यादा ट्रेनें आ चुकी है। हजारों बसों से हम अपने मजदूर लेके आए, मजदूरों को हमने घर पहुंचाने का काम किया। ये राज्यों की भी जिम्मेदारी का अपने अपने मजदूरों को घर पहुंचाने का काम करें। और मैं फिर कह रहा हूं, आपको निमंत्रण दे रहा हूं, मध्य प्रदेश आप आइए। हम दूसरे प्रदेश के मजदूरों को भी बसों में बैठा के बॉर्डर तक छोड़ते हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं करते हैं। तो राज्यों की भी कुछ जिम्मेदारी है। अगर मजदूर भाई और बहन आज इस मानसिकता में कि जो भी कुछ हो, इस एक बार तो हमको घर निकलना है, तो हमको उनकी व्यवस्थाएं करना है, बजाय इसके कि हम केवल सारा दोष केंद्र पे मर दें। ये उचित नहीं है। एक अभूतपूर्व संकट है। किसी को पता नहीं था कि लॉकडाउन पहले के बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथा चरण करना पड़ेगा। जैसी परिस्थिति बनी वैसे फैसले लेने पड़े, और ऐसे फैसलों में पूरे देश को एक साथ होना चाहिए। ये मेरा राहुल गांधी जी से भी निवेदन है और ममता दीदी से भी निवेदन है। सर, इसमें एक सवाल यह भी उठ रहा है कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन 4 के बाद या आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन आया तो छूट देनी चाहिए, अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है। दूसरी तरफ मजदूरों को घर वापस भी भेजा जा रहा है, तो फिर वहां काम कौन करेगा? और मजदूर वापस जाएगा तो फिर वापस तो आएगा नहीं। तो ये दोनों स्ट्रैटेजी जो है वो काउंटर कर रही है एक दूसरे को, ये कहा जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कंसेंसस बनाने की कोशिश की है।
खतरे के प्रति आगाह किया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, खतरे की गंभीरता को समझा श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके हिसाब से रणनीति बनाई मुख्यमंत्रियों के साथ, राज्यों के साथ और अपनी टीम के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जी ने। अब इसमें जान है, लेकिन जान के साथ साथ जहान भी है, इसलिए जान बचाने के प्रयास और फिर आर्थिक गतिविधियां ढंग से चले इसकी कोशिश ये मोदी जी ने की है, मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने की है। अब एक बार मजदूरों के मन में आ गया कि हमें घर जाना है, वो घर जाएंगे, लेकिन कई जगह फैक्ट्रीज आप देखिए, मध्य प्रदेश में आप देखिए बड़े व्यापक पैमाने पर फैक्ट्री शुरू हो गई, लघु कुटीर उद्योग शुरू हो रहे हैं। दिक्कतें होगी क्योंकि इतनी बड़े संकट के बीच एक बार अगर फैक्ट्रियां बंद हो गई तो चालू करने में थोड़ा समय लगेगा। जो मजदूर आ रहे हैं वो घर भी जाएंगे, उनमें से कई फिर वापस अपने काम पर लौटेंगे और धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आएगी। ये बात सही है कि इसमें समय निश्चित तौर पर लगेगा। सर, एक सुझाव राहुल गांधी बार बार दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मजदूरों के खाते में सीधा पैसा डाले सरकार। उन्होंने कहा 7,500 रुपए डाल देने चाहिए। अब आर्थिक पैकेज आया, उन्होंने कहा कि मजदूरों को तो कुछ मिला नहीं, खाते में कुछ गया नहीं, अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी कैसे? देखिए, मजदूर बहनों और भाइयों के लिए जो पहले से गरीब हैं, जितने भी राशन कार्ड के अलावा भी जितने गरीब भाई और बहन हैं, उनको खाद्यान्न की कोई कमी नहीं आ रही। कोई राज्य व्यवस्था ना कर सके तो अलग बात है, हमारे यहां तो कोई कमी नहीं है। पहले 3 महीने का राशन दिया, फिर 2 महीने का दिया, उसके बाद जितने मजदूर छूट गए थे उनके लिए हमने अलग से व्यवस्था की। अब जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके तत्काल उनको अन्न देने की व्यवस्था कर रहे हैं। भोजन सामग्री की, अन्न की, राशन की कोई कमी नहीं है। अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत खातों में पैसा डाला गया, कुछ केंद्र के अंतर्गत डाला गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, केंद्र सरकार ने सीधे पैसा भी डाला है। मध्य प्रदेश में हम कह रहे हैं राज्य सरकारों की कोई जवाबदारी नहीं है क्या? हमने अपने निर्माण जो श्रमिक थे उनके खातों में 2-2 हजार रुपए डाले। हमने शहरिया, बेगा, भारिया जैसे जो गरीब भाई बहन थे उनके खाते में पैसे डालने का काम किया। हमने जो हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राही थे उनके खाते में पैसा डालने का काम किया। हमने फसल बीमा योजना में 2,990 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाल दिए। अकेले मध्य प्रदेश में मैं बताना चाहता हूं राहुल जी, सोनिया जी, अकेले मध्य प्रदेश में लगभग 16,000 करोड़ रुपया इन 1.5-2 महीने के बीच अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत खाते में गया है। ये जो खाते में पैसा जो जा रहा है वो नगद ही पैसा है। बैंकों में लाइन लगी है, लोग पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन आप हर तरह की चीज को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ राज्यों की ये भी शिकायत है ना सर कि आप तो कह रहे हैं आपके पास पैसा है, आप मजदूरों के खाते में डाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हमारा रेवेन्यू कम हो गया है, केंद्र से पैसा मिल नहीं रहा है, जो जीएसटी का पैसा आना था, हम कहां से पैसा देंगे, हम कहां से करेंगे? ये देखिए, अगर नहीं करना हो तो बहाने हजार हैं। मैं ये मानता हूं जहां चाह होती वहां राह निकल ही जाती है। दिल में अगर तलफ होती तो रास्ता निकलता है। और 10-20 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था करना ऐसे संकट में, 5-10 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था करना राज्यों के लिए असंभव नहीं है। लेकिन दिल में दर्द होनी चाहिए, दिल में तड़फ होनी चाहिए, मन में संवेदना होनी चाहिए। नहीं हम केवल मांगते रहें कि केंद्र नहीं दे रहा, केंद्र नहीं दे रहा, हम क्या करें। अब वो जो दे रहे हैं मनरेगा में अकेले 40,000 करोड़ रुपया ज्यादा दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अब ये पैसा किसके खाते में जाएगा? लेकिन केवल दोषारोपण करना ये उचित नहीं है। सर, मध्य प्रदेश की अगर बात करूं, जो 3 आपके प्रमुख शहर या जिले हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित है, एक इंदौर, दूसरा भोपाल और उज्जैन। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि इन हॉटस्पॉट्स को लेकर आपकी रणनीति क्या है? यहां केसेस कम कैसे होंगे? देखिए, हमारी रणनीति है I² T²। हमने 1.5 महीना लेट शुरू किया काम, जो हमसे पहले सरकार थी, क्योंकि मैं तो 23 मार्च को मुख्यमंत्री बना रात में 9 बजे, 10 बजे से मैंने काम शुरू किया। लेकिन यहां 1.5 महीने पहले काम शुरू होना चाहिए था कोरोना को नियंत्रित करने के लिए। जब हम शुरू हुए तब तक इंदौर में बुरी तरह फैल गया था। इंदौर में फैला तो इंदौर हमारी बिजनेस कैपिटल है, वहां से लोग निकल के गए तो उज्जैन में फैला, खंडवा में फैला, खरगोन में फैला, धार में फैला, भोपाल में भी मामला पहला वहीं से आया, इंदौर से ही। और इसलिए 1.5 महीना लेट हम शुरू हुए।
उस समय जब मैंने काम संभाला स्थिति नियंत्रण के बाहर थी। आज भोपाल में रोज आते हैं 30-40 पॉजिटिव केस, इंदौर में 70, 80, 90 पॉजिटिव केस आते हैं। व्यापक पहले आते थे 200, 250, 300 आए। व्यापक पैमाने पर सर्वे हुआ, सैंपलिंग हुई। I² T² का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, समस्या कहाँ है, इसके बाद उस इलाके का आइसोलेशन, फिर टेस्टिंग और फिर ट्रीटमेंट। उसी के तहत हम लोगों ने एग्रेसिव काम किया और अब भोपाल और इंदौर में पॉजिटिव केस मैंने कहा मुताबिक मध्य प्रदेश में आपको कोरोना की ये जो समस्या है वो कमलनाथ सरकार, ये क्योंकि व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है और इंदौर क्योंकि बिजनेस कैपिटल थी, जैसा मैंने कहा, पूरे प्रदेश के लोग इंदौर जाते हैं, विशेषकर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूरा निवाड़, पूरा मालवा, यहां तक कि भोपाल। और इसलिए जब इंदौर में कंट्रोल करने की कोई कोशिश ही नहीं की, पता ही नहीं था किसी को, फैल रहा था लगातार, तो उसके कारण इंदौर की स्थिति भी बिगड़ी और इंदौर के आसपास की स्थिति बिगड़ी। उस समय काम नहीं किया गया। अच्छा सर, अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ, शायद आपने देखा होगा, मैं उस पर भी आपका थोड़ा सा रिएक्शन चाह रहा था कि देश की सरकार काम कर रही है, राज्य सरकारें काम कर रही हैं, कई लोग ठीक होकर वापस जा रहे हैं, लेकिन उसी के एक वीडियो में दिखा एक छोटी बच्ची जो ऐसे लोगों के साथ खड़ी थी जो ठीक होकर वापस जा रहे थे और वहां पर उसके मुंह से निकला कि हम मोदी को मारेंगे। ये स्थिति, ये तस्वीर, ये भावनाएं क्यों हैं? कुछ लोग घृणा की पराकाष्ठा तक, घृणा फैलाने की पराकाष्ठा करते हैं। मैंने अभी देखा नहीं, उस तरह का वीडियो मेरे सामने आया नहीं, लेकिन कुछ लोगों का काम यही है कि मोदी जी जो आज वैश्विक नेता है और कोरोना हो या दूसरे मामले हो जिनसे लोग प्रेरणा प्राप्त करते हैं, उनके खिलाफ जहर फैलाओ, इस तरह की मानसिकता के लोग हैं। लेकिन सूरज पे थूकोगे तो थूक अपने मुंह पे ही गिरेगा, और ये जहर बच्चों के मन में तो भरने का पाप किसी को नहीं करना चाहिए। सर, इतने केसेस बढ़े हैं और इसके बावजूद कि सरकार पूरी मदद दे रही है, मैं जानता हूं आपके पास वक्त कम है, एक आखिरी आपसे सवाल ले रहा हूं कि क्या जो तबलीगी जमात को के ऊपर कार्रवाई हुई और उसको ऐसा बना दिया गया कि खास तौर पर जैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, क्या आपको लगता है इस सोच की वजह से भी कोरोना की लड़ाई कमजोर हुई? देखिए, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मोदी जी ने सबके लिए काम किया है, भारत सरकार ने सबके लिए काम किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने सबके लिए काम किया है। हम सब भारत मां के लाल, कोई भेदभाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर तबलीगी जमात के लोग पॉजिटिव निकले तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जिनने जानबूझ के देश को इतने बड़े संकट में डाला? इसमें कोई मुसलमान का सवाल कहां से पैदा हो गया? विदेशी जमातें कई आई, वो पॉजिटिव मिली, आई थी दूसरे काम के लिए, कर रही थी दूसरा काम, इसमें मुसलमान का सवाल नहीं है। एक महामारी जिनकी लापरवाही से फैली, जिनकी गलतियों से फैली, या जानबूझ के जिनने ऐसे समय सम्मेलन किए जब प्रतिबंधित थे, तो अगर उनके खिलाफ कोई बात होती है देश में तो वो कभी भी मुस्लिम विरोधी नहीं है। कोई भी करे इस तरह की चीज, कोई संस्था करे तो संस्था के खिलाफ तो कार्रवाई भी होगी और उन्होंने जो किया है अपराध उसकी चर्चा भी होगी। शिवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। लॉकडाउन 4 को लेकर मध्य प्रदेश की तैयारियां क्या हैं, क्या क्या आपको भी प्रारूप होगा, आपने बताया। बहुत धन्यवाद सर। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री